प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेटर साहब, ये जो एक मौक़िफ़ है पीटीआई का कि बंद कमरों के किए गए फ़ैसले हम नहीं मानेंगे या सूबों को एतमाद में लिया जाए, 18वीं तरमीम के बाद या सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से पीपल्स पार्टी का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि सीएम साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि सूबे ऑन बोर्ड होने चाहिए? नहीं, सूबे तो ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट या पुलिसिंग जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है ना। लेकिन जो है वो सिविल आर्मड फोर्सेस या 245 लगा होता है तो उसमें आर्मड फोर्सेस आ जाती हैं, तो उसके साथ आप कोऑर्डिनेट तो करेंगे ना, उनके साथ मिलकर काम तो करेंगे ना। जब 245 लगा होता है तो उसमें ऑपरेशनल जो जिम्मेवारी होती है वो आर्मड फोर्सेस की होती है, उसमें आप जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जो है वो कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर 245 भी लगा हुआ है और हम कोऑर्डिनेशन भी नहीं करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। ये सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ये इश्यूज़ होते हैं कि क्योंकि अभी तो ज़्यादा हो गए हैं, ब्लो बैक हुआ है, फॉरेन इंटरफेरेंस है, टेररिज्म जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन तो सूबों को बिल्कुल सूबों से होनी चाहिए जहाँ भी इशू है, क्योंकि वो SOPs ये हैं और लॉ भी यही है कि अगर 245 तो KP में खैबर पख्तूनख्वा में लगा हुआ है ना, तो वहाँ अगर आर्मड फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं अगेंस्ट द टेररिज्म, वहाँ अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तो उसको कैसे जो है वो टैकल किया जाएगा। लेकिन सेनेटर साहब, ये इससे हटके अगर हम आप ही की बात करें, चले पीटीआई के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के भी तो हुकूमत के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना। वो NFC हो, 18वीं तरमीम हो, अभी बीच में सूबों की बात हुई, तो हमारे तो वो हैं, तो हमारा तो कॉलिशन इस पर तो नहीं है कि हम 18वीं तरमीम पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे या NFC पर। ये तो आइन के मुसलमान उसूल है ना। 18th अमेंडमेंट क्या है कि सूबों को जो है वो ऑटोनॉमी दे दो, और फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो NFC क्या है, NFC में अभी भी सूबों को क्या मिलता है 6.6 ट्रिलियन, फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ सिविलियन एक्सपेंडिचर 7 ट्रिलियन है, चारों सूबों को 6.6 ट्रिलियन है, बाकी तो उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो अभी आप जो है वो उसको कैसे करेंगे? हम तो पाकिस्तान की फेडरेशन के ज़ामिन है ना, हमने फेडरेशन बनाई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये फेडरेशन बनाई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, फिर हमने 18th अमेंडमेंट किया है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को तो जो है वो हम कहेंगे ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो आवाम के मफाद में होता है, ये फेडरल ब्यूरोक्रेसी के लिए थोड़े होता है कि उसका 7 ट्रिलियन खर्चा हो और वो कम नहीं करें और सूबों से कहें कि और पैसे दे दो, हमारा खर्चा। लेकिन वो तो तरमीम तो होने जा रही है ना, हुकूमत तो कह रही है कि 28वीं तरमीम होगी, NFC भी होगा। एक जो हुकूमत का एक वजीर जो है वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में बयान नहीं देता, दूसरों के बारे में देता है, हमेशा कोई ना कोई जो है ऐसी बात छोड़ देता है जो अपने डिपार्टमेंट में नहीं चलती तो दूसरा बयान देता है, ठीक है ना। आप वो समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अपना कोई एयरपोर्ट नहीं संभाल रहा, वो कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट लाओ, अपने सूबे में लोकल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे सूबे में चल रहा है लोकल गवर्नमेंट, बयान देता है लोकल गवर्नमेंट लाओ। भाई तुम्हारा अपने सूबे में तो करो ना पहले, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम उसको बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। 140A में क्या है, 140A इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट में कि प्रोविंसेस shall establish local government system and shall devolve administrative, financial and political authority to the elected representatives of the local government। ये बड़ा प्रोविजन है। उसके तहत इन्होंने क्या किया था, जो सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हुई कि उन्होंने इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए, सेंट्रलाइज कर दिए। अब दल बदीन की जो है वो यूनियन काउंसिल की भी जो है इलेक्शन कमीशन कहाँ करा सकता है, प्रोविंसेस को होते थे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल इलेक्शन जो सूबे कराते थे, ठीक है ना। आपने इतना सेंट्रलाइज कर दिया, उधर तो करते हैं पावर डिवॉल्व करते हैं, फिर इलेक्शन को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन समर साहब, एक जो कल का एक फैसला सामने आ रहा है नेट मीटरिंग के हवाले से जो नेपरा ने किया है, बीच में तो हुकूमत ये भी दावा कर रही थी कि मईशत के हवाले से जो हालात हैं बेहतर हो रहे हैं, आवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा, लेकिन इस से आप नहीं समझती कि आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा? वो जो सोलर की तरफ शिफ्ट हुए थे अब दोबारा से वो सिस्टम, देखिए इसमें ये बात है कि ये गरीब आवाम के ऊपर जो बोझ जा रहा था उससे हटा के ये बोझ थोड़ा सा जो एलीट क्लास का रिलीफ है उसको लिया गया है। ये जो सबसे गरीब कंज्यूमर था, जो सोलर को भी नहीं अफोर्ड कर सकता था, और ये जो नेट मीटरिंग के जो पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि ये जो वापस बेच रहे थे अपने जो पॉइंट्स या एक्यूमुलेटेड, तो वो तो उसकी कॉस्ट आम आवाम के ऊपर आ रही थी। तो ये डिफ़िकल्ट डिसीजन था, लेकिन इसमें मेजॉरिटी लोगों को फ़ायदा होगा। और कुछ जो वो है, हमने कोशिश की है, ये नहीं किया कि इसको रद्द कर दिया है या बिल्कुल कि उनका वो एक फेयर सिस्टम बनाया है, बाकी दुनिया में जिस तरीके से ये होता है उसके साथ एट पार किया है। क्योंकि जो इनिशियल जो ये था, इसमें बहुत ज़्यादा
जो कंज्यूमर था उसकी तरफ बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हुआ था। एंड अगेन मैं आपको बताऊं कि ये इसमें क्लास बेस्ड इशू भी था। जो गरीब तरीन अवाम है उसको अब इसमें ज़्यादा रिलीफ मिलेगी आने वाले दिनों में। आप इत्तेफाक करते हैं सर इससे? नहीं, ये जो है वो सोलर जो एनर्जी है वो अल्टरनेट एनर्जी है, वो जो है वो एक सस्ता भी है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो आप मतलब कि आपके पास वाफर मकदार में बिजली मौजूद है और वो ज़बरदस्ती आप बेचना चाहते हैं, ठीक है ना, और RPPs को जो है वो 1100 अरब की आप सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेट मीटरिंग को डिसकंटिन्यू करना जो है वो आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है, और ये सिस्टम जो है वो अचानक ही जो है वो ना डिसकंटिन्यू करना, बजट आया नहीं है, या तो ये फैसले जो है वो उस वक्त होते हैं ना कि बजट के दौरान होते हैं ना। ये तो हमने बजट में ये जो है वो उठाया था हमने नुक्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि भाई इसको, उस पर भी वो उन्होंने जो ज़्यादा टैक्स डाल रहे थे हमने उसको जाकर 10% करवाया था। तो ये जो अमल है जो है फेडरल गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल आवाम दोस्त नहीं है। तो हमने जो है वो इसको टेकअप करेंगे और हम कहेंगे कि भाई ये अल्टरनेट एनर्जी है और ये जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी है, आप उसको डिसकंटिन्यू करें। फ्यूल वाली एनर्जी जो है एक तो पैदा कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, दूसरा IPPs को 1100 अरब, जो इवन मेरे प्रोविंस की जो है वो ADP नहीं है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है 1100 अरब का, वो आप इतनी सब्सिडी दे रहे हैं उनको और ऊपर से कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, मैं अपने भाई की बात यहाँ पे रोक दूं। ये जो हमारा जो पुराना सिस्टम था, ये नेट मीटरिंग का जो रिवैम्प हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, उसमें तकरीबन 200 अरब रुपए का बोझ 200 यूनिट माहाना से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाली फैमिलीज पे गिर रहा था। तो देखिए उससे ये बर्डन हटाया गया है। तो ये जो एक उन फैमिलीज के लिए आप देखेंगे इट विल बी अ रिलीफ। जी, एक आखिरी सवाल होगा सेनेटर साहब आपसे कि PTI कौमी असम्बली के अंदर गुज़िश्ता कई रोज़ से ये तनकीद कर रही है, शिकायतें कर रही है कि उनकी तकारीर जो हैं वो सेंसर की जा रही हैं, नहीं दिखाई जा रही। आज हमने सेनेट के अंदर देखा कि आप लोगों ने भी एहतजाज किया, तो ये आपका गिला फिर किससे? आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हम और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत शामिल तो नहीं है ना, हम तो गवर्नमेंट तो बननी है ना फेडरल गवर्नमेंट ने। हमने तो पहले PTI को भी कहा था आप गवर्नमेंट बनाएं, उन्होंने नहीं बनाई। जो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी अगर नहीं बना सकेगी तो हम तो ये नेशनल इंटरेस्ट में इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। अली जफर साहब कह रहे हैं कि हाथ मिलाया जा सकता है। अब देखो, हाँ देखो, वो तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी पार्लियामेंट में होती हैं तो उनसे हाथ मिलाया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा, हाँ, लेकिन जो है वो हमारे कुछ मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं उस पर जो है कोalition चलता है ना। ऐसे थोड़ी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करे या आवाम पर बोझ डाले तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ये तो हमारे कोalition जो है वो एग्रीमेंट में थोड़ी है। हम कैसे आवाम के खिलाफ काम करने देते, या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या 18वीं तरमीम के खिलाफ कैसे हम काम करने देंगे? ये तो कोalition का जो है वो एग्रीमेंट ये थोड़ी है। ये है कि आप गवर्नमेंट चलाएं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलाएं, अकॉर्डिंग टू लॉ चलाएं, हम आपके साथ हैं, इकोनॉमिक डेवलप करें कंट्री की, यही कोalition है। हाँ, समर साहब एक आखिरी सवाल होगा यही वाला कि PTI तो एहतजाज कर रही है, लेकिन आपकी अब इत्तेहादी जमात भी एहतजाज कर रही है कि उनकी तकारीर सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जो है वो सेंसर की जा रही हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर सेंसरशिप का सिलसिला आप समझती हैं कि दुरुस्त है? देखिए, मेरे सामने तो ऐसी कोई सेंसरशिप की बात नहीं आई। आई थिंक एक वो कोई ग्लिच था सिस्टम में जो यूट्यूब चैनल में। आई थिंक वो अब सॉर्ट आउट भी हो गया, और उसमें ये नहीं हुआ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी की या PTI की तकरीरें, उसमें जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोले थे उनकी भी बीच में तकरीरें चली गई थी। लेकिन रिपोर्टर्स गैलरी में सारे रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, दे आर रिपोर्टिंग, दे आर सीइंग, किसी पे कोई कदगन नहीं होती। और जो सेनेटर साहब ने कहा ये बात दुरुस्त है। थोड़ा बहुत इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, इनकी जो भी बातें हैं वो हम सर आंखों पे लेके। तो आप समझती हैं मीडिया आज़ाद है आज के अभी? ये तो आप बताइए ना हमें कि आप ये समझते हैं या नहीं। चले, अब मैं क्या कह सकता हूँ गुमरो साहब, आप बताएं कि मीडिया, आप समझते हैं कि मीडिया आज़ाद है? मीडिया के कदगन है, उसमें हम तो कहते हैं कि फ्री मीडिया हो, वो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। हाँ। जो मीडिया जो आवाज़ उठाती है उनके साथ होते हैं, और कुछ इश्यूज़ जो मीडिया के हैं पेका के हवाले से या दूसरे हवाले से, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और पेका में जो पहले ये सज़ाएं जितनी लेकर आए थे हमने उसको तो बिल्कुल मिनिमम कराया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और अब भी हम समझते हैं कि मीडिया को जो एतराज़ात हैं उनको सुना जा सकता है, उनसे टास्क की जा सकते हैं, और मीडिया को आज़ादी देना बहुत जमहूरियत के लिए लाजमी है, ज़रूरी है। चलें, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका, समर साहब आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पर जो 28वीं तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब के बयानात थे, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में, जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी इत्तेहादी जमातें हैं या इवन अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। तो ये सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर कब आगे बढ़ता है ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।